नमस्कार। मैं एडवोकेट आशीष जायसवाल आज सत्यसाई शिक्षण प्रसारक मंडल औरंगाबाद की ओर से एक नई श्रृंखला का आरंभ करने जा रहे हैं, जिसमें हम नए नए विषयों को लेकर वेबिनार करेंगे। जिसमें आज पहला विषय है हाउ टू बी फिट ड्यूरिंग रेनी सीजन इन कोरोना पैंडेमिक विथ डॉक्टर अश्विनी जायसवाल। आप डॉक्टर अश्विनी जायसवाल, जिन्होंने मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी मस्कुलोस्केलेटल मुंबई से किया है। आप मेंबर ऑफ मैनुअल थेरेपी फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सर्टिफाइड मैनुअल थेरेपिस्ट हो। आप साथ ही में बेयर फुट रिहेबिलिटेशन यूएसए के स्पेशलाइस्ट हो। आप कपिंग थेरेपिस्ट हो, एंटीनेटल पोस्टनेटल के सर्टिफाइड ट्रेनर हो। आप डाइट एंड न्यूट्रिशनिस्ट के सर्टिफिकेट पा चुके हो। आप डायबिटिक ट्रेनर हो, साथ ही में आप एरोबिक इंस्ट्रक्टर हो। आप गत 7 वर्षों से ऑफिशियल फिजियो फॉर इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट और साथ में पिछले 5 वर्षों से नेशनल टेनिस टूर्नामेंट के ऑफिशियल फिजियो रह चुके हो। आप कॉरपोरेट एर्गोनॉमिक एडवाइज़र भी हो। आपने एंड्योरेंस, वीडियोकॉन, बागला, लुपिन जैसे बड़े बड़े कंपनियों में अपने सेमिनार अटेंड किए हैं, अपने सेमिनार दिए हैं। आप साथ ही में साई निर्मल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के हेड ऑफ द फिजियोथेरेपी एंड स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेशन सेंटर डिपार्टमेंट के आप हेड हो। साथ ही आप कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट एट गजानन हॉस्पिटल एंड क्रिटिकल केयर, वहाँ पर आप कंसल्टेंट हो। साथ ही आपका खुद का आप ओनर फिजियोथेरेपी अश्विनी फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर के आप खुद ओनर भी हो। तो मैडम, आपसे हम चर्चा में पहले तो आपका स्वागत करते हैं। हमारा पहला एपिसोड है जिसमें हम लोग, जैसे आपको पता है कि एक वायरस जिसने पूरी दुनिया को रोक दिया है, जिसके चलते आज हम लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल कोरोना का लॉकडाउन खत्म हो रहा है और साथ में जैसे लॉकडाउन खत्म हो रहा है हम लोग धीरे धीरे बाहर निकल रहे हो। इसी तरीके से सीज़न भी चेंज हो रहा है। तो मैडम, आपसे पूछना है कि कोरोना वायरस जो वायरस है, इसका स्प्रेड कैसे होता है? जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि कोरोना वायरस जो है वो कुछ नया नहीं है। आज ऐसा सिचुएशन है कि छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सबको कोरोना वायरस के बारे में पता है। तो डेफिनेटली उसका जो स्प्रेड रहता है वो मेनली 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वायरस, ये जो वायरस है कोरोना वायरस, ये कोई नया वायरस नहीं है, ठीक है। इसका फर्स्ट वायरस जो आइडेंटिफाई हुआ था वो 1937 में हुआ था, जो एक पंछी में पाया गया था। उसमें उस पंछी को ब्रोंकाइटिस यानी सांस फुफ्फुसों का जो बोलते फेफड़ों की बीमारी हुई थी। सो ये कोई नया वायरस नहीं है। अभी जो 2019 में जो हम लोगों ने मतलब जो साइंटिस्ट ने कोरोना वायरस को आइडेंटिफाई किया है, जिसको हम लोग कोविड-19 के नाम से पहचान रहे हैं, वो एक जानलेवा वायरस है और इसी के कारण सब लोग अफेक्टेड हुए हैं। सेकेंड जो चीज है वो है ह्यूमन बिहेवियरल पैटर्न टुवर्ड्स वायरस। ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस है तो इंसान मरेगा ही, ठीक है। हम जिस तरीके से उस वायरस को एक्सेप्ट कर रहे हैं या अडॉप्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से भी उस वायरस का स्प्रेड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि मुझे कोरोना वायरस हुआ है और मैं ऐसे अज्यूम कर रही हूँ कि मुझे कुछ नहीं हुआ है और मैं बिंदास कॉलोनी में घूम रही हूँ, लोगों के साथ पार्टीज कर रही हूँ, या मैं जा रही हूँ, यहाँ जा रही हूँ, वहाँ जा रही हूँ। तो उस वजह से वो वायरस हो सकता है मुझे ना हो, लेकिन मैं उसके कैरियर बनूं। वो वायरस मैं मेरी तरफ से आप लोगों को दे सकती हूँ। तो वो एक चीज है जिसपे ये स्प्रेड हो सकता है। एंड थर्ड, डेफिनेटली सीजन। हम लोग देख रहे हैं जो कोरोना वायरस है वो स्टार्ट हुआ था विंटर सीजन में। सो विंटर सीजन से स्टार्ट हुआ है, समर चला गया है। हम लोगों ने ऐसा सुना था कि समर में ये वायरस खत्म हो जाता है या हीट में वो वायरस सर्वाइव नहीं कर सकता है, सस्टेन नहीं कर सकता है। लेकिन हम लोगों ने ऐसा देखा है कि ज्यादातर इसका फैलाव अप्रैल में या मई में हम लोगों ने बहुत सारे केसेस इसके देखे हैं। सो डेफिनेटली सीजन इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से इसका स्प्रेड हो सकता है। मतलब कोरोना वायरस और रेनी सीजन का संबंध है? जी संबंध है ऐसा नहीं करूंगी, लेकिन जो जैसे हम लोग समर खत्म हो जाता है, विंटर रेनी सीजन की तरफ हम लोग आते हैं,
तो बरसात में जो है टेम्परेचर कम हो जाता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। सो ऐसे वातावरण में जो वायरस है वो ज्यादा सस्टेन कर पाता है। सो डेफिनेटली रेनी सीजन का कोरोना वायरस पे अफेक्ट होता है। तो मैडम ये बारिश में ज़्यादा फैलता है कि वायरस के, ये बारिश में ऐसा लोगों की धारणा है कि बारिश आने से ये वायरस बह जाएगा, ऐसा कुछ है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वायरस पानी से बह नहीं सकता है, लेकिन जो अगर अफेक्टेड पर्सन है उसके स्प्लिट में से या थूक में से अगर वायरस के कुछ कण बाहर रास्ते पे हो तो डेफिनेटली वो वायरस वहां से धुल जाएगा, लेकिन वो कहीं और जाके बैठेगा। ऐसा नहीं है कि वो वहां से वैनिश हो जाएगा। सो डेफिनेटली बारिश और कोरोना वायरस का ऐसा वैनिश हो जाएगा, ऐसे कोई स्टडीज अभी तक मिली नहीं है। तो मैडम हम लोग इससे बचने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस रख सकते हैं? जैसे प्रिवेंशन के हिसाब से अगर हम लोग देखा जाए तो हम लोग बारिश में तो हम लोग को बाहर जाना ही पड़ता है, तो इस हिसाब से हम लोग क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट बात, लॉकडाउन खुला है, कोरोना वायरस खुला नहीं है। सो ये बात हम लोगों को ध्यान रखनी चाहिए कि जो गाइडलाइंस सरकार ने दी है या आरोग्य सेतु से हमको मिली है कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग करें, वो सारे हमको फॉलो करना ही है। उसी के साथ साथ जैसे बरसात होती है, हमारी बॉडी में ऑलरेडी इम्यून सिस्टम कम हो जाती है ड्यू टू रेन। जैसे हम लोग देखते हैं हमेशा बारिश होती है तो वेदर चेंज की वजह से हम लोग बीमार होने लगते हैं, बुखार आता है, फ्लू हो गया, डेंगू हो गया, ये सारी बीमारियां बरसात लेकर आती है। इसमें हमको ज्यादा से ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। बाहर ना निकले, अगर काम है तो ही हम घर से बाहर जाए, अदरवाइज बाहर जाना अवॉइड करें। अगर आप बोल रहे हो कि नहीं बाहर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है तो अपने सेहत का ध्यान रखें और प्रॉपरली जाए। सेकेंड, वाटर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है बरसात में, पानी जितना हो सके बाहर का अवॉइड करें पानी पीना, क्योंकि वाटर इन्फेक्शन से हमको डायरिया जैसी बीमारियां या जॉन्डिस जैसी बीमारियां बरसात में बहुत ज्यादा होती है। उसका हम लोग कोरिलेट कोरोना वायरस के साथ कर सकते हैं कि हमारी इम्यून सिस्टम कम हो जाएगी तो हम बहुत जल्दी अफेक्टेड हो सकते हैं उस चीज से। ये सावधानियां अगर हम बरतते हैं, इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करते हैं, तो डेफिनेटली हम लोग प्रिवेंट हो सकते हैं। मैडम इस सिचुएशंस में जैसे आप अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय ने भी काफी गाइडलाइंस दिए हैं, तो इस हिसाब से अपना आहार कैसा रखना चाहिए? आहार में सबसे पहले तो मैं इम्यून सिस्टम हम लोग कैसे बूस्ट अप कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। प्रॉपर स्लीप लेना चाहिए। हम लोग अभी देख रहे हैं कि जब लॉकडाउन चल रहा था हम लोग रात रात भर जग रहे थे एंड प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहे थे, सुबह में उठकर फिर हम लोग वही कर रहे थे। एक प्रॉपर बेसिक स्लीप पैटर्न होना चाहिए। हम कम से कम 8 घंटे तो भी हम लोगों ने नींद लेनी चाहिए। सेकेंड, खाने में फ्रूट्स होना चाहिए जिससे हमारी इम्यून सिस्टम बढ़ती है, वो एक चीज है जो हम लोगों ने करना चाहिए। थर्ड, एक्सरसाइजेस आर इम्पोर्टेंट जिससे हमारी इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप मिलेगा। एक्सरसाइजेस भी इक्वली हम लोगों ने करना चाहिए। एंड कमिंग टुवर्ड्स योर आहार वाला थिंग, उसमें हम लोगों ने सबसे पहले सिट्रस फूड, जो खट्टी चीजें होती है या जैसे खट्टे फल होते हैं, यस, जैसे नींबू हो गया है, संतरा हो गया है, ये ऐसी चीजों का हम लोगों ने नींबू सेवन करना चाहिए। सेकेंड, हमारे खाने में अदरक लहसुन, जैसे हमारा हिंदू खाना जो बनता है वो अदरक लहसुन से बनता है, तो अदरक लहसुन हम लोगों ने सेवन करना चाहिए, इससे हमारी इम्यून सिस्टम बढ़ती है। फिर उसके बाद हम लोग तुलसी का काढ़ा वगैरह हम ले सकते हैं, ठीक है। हरी पत्तियां, जैसे बारिश में हम लोग बोलते हैं कि हरी पत्तियां नहीं खानी चाहिए, उसमें जंतु बहुत जल्दी फैलाव होता है, हरी पत्ती का सेवन ना करें और हो सके उतना शाकाहार होने की कोशिश करें, मांसाहार अवॉइड करें। अच्छा, जो नॉन वेजिटेरियन है वो वेजिटेरियन के पास पे इस दौरान आ सकते हैं? जी बिल्कुल। वैसे भी हम लोग जैसे ही बारिश का मौसम शुरू होता है हम लोग चातुर्मास बोलते हैं, 4 महीने हम लोग वेजिटेरियन चीजें खाते हैं, नॉनवेज बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं। वो साइंटिफिकली कहीं ना कहीं सही है। जैसे मांसाहार में कीटाणु बहुत जल्दी फैलते हैं या कैरी करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, वैसे उसी तरह जैसे सी फूड होता है, सी फूड का बारिश के टाइम में उनका प्रजनन का समय होता है, उसमें बहुत सारे एग्स वगैरह होते हैं फिश के अंदर, प्रॉन्स के अंदर, तो उस तरीके से हम लोगों ने अगर मांसाहार नहीं किया तो ज्यादा बेटर होगा।
अच्छा मैडम, जैसे आयुष मंत्रालय ने कुछ गाइडलाइंस के हिसाब से गर्म पानी पीना चाहिए ऐसा कहा है, तो गर्म पानी और कोविड-19 जैसा कोविड-19 जो वायरस है उसका कोई संबंध है क्या? गर्म पानी और कोरोना वायरस का एज सच कोई संबंध नहीं है, स्टडीज आई नहीं है, लेकिन गर्म पानी पीने से अपनी इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा बूस्टअप होती है। सो डेफिनेटली गर्म पानी पीना चाहिए। खाने में अगर हम लोग ऑयली चीजें खाते हैं या बहुत ज्यादा फैटी चीजें खाते हैं तो उसमें हमारे गले में खराश होती है। ऐसे समय में अगर हम गर्म पानी का सेवन करते हैं तो डेफिनेटली हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा और गले में खराश नहीं होगी और खांसी से हम बच सकते हैं। अच्छा, तो ये गर्म पानी से वायरस गले में मरता है ऐसा कुछ है क्या? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि वायरस जो है 4 दिन तक गले में रहता है एंड ऑल। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वायरस जो है वो डायरेक्टली अंदर जाता है और जाके फुफ्फुसों में चला जाता है, फेफड़ों में जाता है। तो ये ऐसा नहीं है कि 4 दिन तक वायरस गले में रहेगा तो हम गर्म पानी पिएंगे और वायरस चला जाएगा। नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। मैडम, काफ़ी सिम्टम्स जो कोरोना वायरस से आते हैं और सीज़न चेंज हो रहा है उसमें और जो कोरोना वायरस के सिम्टम्स है उसमें सिमिलरिटी है, तो ऐसे में काफ़ी दर्शक हम लोग के डर जाते हैं, तो कैसे क्या उसके अंदर प्रिकॉशंस रखनी चाहिए? बिल्कुल, जैसे नॉर्मली अगर हम पहले खांसते थे तो ऐसा रहता था कि हाँ ठीक है, कोई नहीं, नॉर्मल खांसी है। लेकिन आजकल कोई बाजू में खांस भी देता है, छींक भी देता है तो हम डर जाते हैं। लेकिन सिर्फ खांसना और छींकना कोरोना वायरस के सिम्टम्स नहीं है। अभी रिसेंट स्टडीज के अकॉर्डिंगली पिंक आईज, अगर आंखें आपकी गुलाबी हो जा रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप टीवी के सामने बैठे हो या ज्यादातर मोबाइल देख रहे हो तो आपको कोरोना वायरस है। बिल्कुल नहीं। जो पिंक आईज है ये उसका मेन सिम्टम पाया गया है। उसके साथ साथ खांसी, सर्दी, उसके बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दिक्कत होना, थकान होना, मांसपेशी में जकड़न होना, ये सारे उसके सिम्टम्स नए पाए गए। अपचन होना या हमको टेस्ट समझ में नहीं आना, ये सारे उसके सिम्टम्स हैं। मैडम, ये ऐसा भी कहा गया है कि सैनिटाइज करना चाहिए अपने हाथों को, सैनिटाइजर जो अल्कोहलिक रहेगा उसको, तो ऐसा कहा है कि ऐसे लोग कह रहे हैं कि दारू पीने से जो शरीर के वायरस है वो मर जाएंगे, तो इसमें कितनी सत्यता है? नहीं, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर यूज करना इज अ गुड थिंग, बट अल्कोहल पीना और कोरोना वायरस को मारना मैं ये सही नहीं मानूंगी। क्योंकि अगर हम दारू पीते हैं या कोई बैड हैबिट्स हम करते हैं तो हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम कम हो जाती है, उसका डायरेक्टली इफेक्ट हमारे अदर ऑर्गन्स पे पड़ता है। हो सकता है आप कोरोना वायरस को मार रहे हो और लिवर खराब करके आ रहे हो, तो उसमें कोई पॉइंट नहीं है। सो डेफिनेटली अल्कोहल पीने से कोरोना वायरस मरता है ये तो नहीं है। अल्कोहल हाथ पे लगाने से हाथ के जंतु मर सकते हैं लेकिन पेट के नहीं मर सकते। यस, डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं अदर ऑर्गन्स खराब कर जाता है, तो बिल्कुल नहीं। अच्छा मैडम, जैसे योग दिन आ रहा है जी, तो कल हम लोग का योग दिन है, इंटरनेशनल योग दिवस। यस। तो इस हिसाब से योग का और कोरोना वायरस का क्या संबंध आएगा? सिर्फ योग का या एक्सरसाइजेस का बहुत बड़ा संबंध है, क्योंकि अभी पिछले 3 महीने से लॉकडाउन चल रहा था। ये लॉकडाउन में एंजाइटी, टेंशन्स या फ्रस्ट्रेशन, इरिटेबिलिटी ये बहुत ज्यादा हो गया है लोगों में। सो इसको कहीं ना कहीं कम करने के लिए अगर हम एक्सरसाइज करते हैं या स्ट्रेचिंग करते हैं तो ये हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा जो माइंड है वो स्टेबल रहेगा, हम लोग डिसीजंस ले सकेंगे या कोई काम है वो बहुत आसानी से हम कर सकेंगे। तो डेफिनेटली अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो आपकी इम्यून सिस्टम भी बूस्ट अप करता है। मैडम, जैसे कि आर्ट ऑफ लिविंग है, सदगुरु का ईशा फाउंडेशन है, रामदेव बाबा का अलग से योग है, तो इस चीज़ में हम लोग कौन सा योग फॉलो करें या फिर कैसे हम लोग उसको, मतलब योग कैसे किस हिसाब से करना चाहिए? मैं कोई एक पर्टिकुलर फाउंडेशन का योग पकड़ के आपने योगा करना चाहिए, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं कहूँगी। आप कोई भी एक्सरसाइजेस कीजिए, वो सिंपल स्ट्रेचिंग क्यों ना होता हो वो आप कीजिए। अगर आप घर पे वॉक कर रहे हो, टेरेस पे वॉक कर रहे हो तो भी चलेगा। द थिंग इज कि आपने एक्सरसाइजेस करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके माइंड को स्टेबल रखने के लिए, आपके बॉडी को एक्टिव रखने के लिए। लॉकडाउन में हमने बहुत सारी चीजें खाई हुई है जिससे हमने बहुत सारा वेट पुट ऑन किया हुआ है। सो वो सारी चीजें स्टेबल करने के लिए हम कहीं ना कहीं अगर एक्सरसाइजेस करते हैं तो वो बॉडी के लिए बहुत इफेक्टिव रहेगा। मैडम, जैसे कि आपने बताया कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो किस तरीके की एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए
ये थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। फाइन, अगर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस अगर आप कर रहे हो, कल योग डे है तो हम लोग एक्सरसाइज का सेशन भी रखने वाले हैं। सो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हो तो वो डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा, जिससे आपकी फेफड़ों की सांस लेने की और छोड़ने की जो क्षमता है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन जो हम लोग बोलते हैं, वो बढ़ जाता है और डेफिनेटली वो बहुत हेल्पफुल होता है। उसके अलावा अगर आप जैसे कि अभी जिम बंद है, आप कहीं जा नहीं सकते हो, पर्सनल ट्रेनर हायर नहीं कर सकते हो, तो इस दौरान अगर आप घर में जैसे टेरेस पे वॉक कर रहे हो तो भी चलेगा। अगर आप बोल रहे हो कि नहीं मैम हमको तो वर्क फ्रॉम होम है तो हम घर पे ही बैठे रहेंगे, हमको घर से ही काम करना होता है, तो इन सिचुएशन में आप फोन पे बात करते करते भी वॉकिंग कर सकते हो। तो वॉकिंग फर्स्ट मैं बोलूंगी एक्सरसाइज में सबसे इम्पोर्टेंट है। सेकंड, सूर्य नमस्कार जो हमारे हिंदू इसका सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज माना जाता है। सो सूर्य नमस्कार एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो आप कर सकते हो। उसके अलावा अगर सिंपल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं बुजुर्ग हूँ मुझे एक्सरसाइजेस करते नहीं आएंगे, ऐसे इसमें अगर आप सिर्फ नेक रोटेशन, शोल्डर रोटेशन या लेग रोटेशंस बिफोर ब्रेकफास्ट अगर आप करते हो तो दिन भर आप में चुस्ती बनी रहेगी और आप तंदुरुस्त रहोगे। मैडम मेरा अगला सवाल वही है कि इस एक्सरसाइजिंग के टाइमिंग क्या रहनी चाहिए? जैसे आपने बिफोर मतलब ब्रेकफास्ट बताया, तो एक्सरसाइजिंग की टाइमिंग क्या रहनी चाहिए? काफी लोगों को सुबह में टाइम नहीं रहता है, काफी लोगों को शाम में टाइम में रहता है, तो इस सिचुएशन में टाइम टू बी फ्रैंक, एक्सरसाइज के लिए कोई टाइम फिक्स्ड ऐसा नहीं है, हर एक इसका अलग अलग है। जैसे आपको सिर्फ एक्टिव रहना है तो आप दिन भर में कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हो। जैसे मैंने अभी कहा कि मॉर्निंग में बिफोर ब्रेकफास्ट, तो वो आप फ्लेक्सिबिलिटी के लिए या फिट रहने के लिए आप कर सकते हो, या आप इवनिंग में भी एक्सरसाइज कर सकते हो, पोस्ट लंच आप एक्सरसाइज कर सकते हो। सिर्फ इतना याद रहे कि जब आप लंच ले रहे हो या कोई डिनर ले रहे हो उसके बाद आप एक्सरसाइज का सोच रहे हो। जैसे काफी लोग रात में वॉक करने के लिए भी जाते हैं डिनर के बाद, सो ऐसे टाइम पे आप जा सकते हो। सिर्फ इतना याद रखो कि कम से कम 2 घंटे का गैप तो भी होना चाहिए, 2 से 3 घंटे का गैप खाने के बाद एक्सरसाइजेस के लिए जरूरी है। मतलब कोई भी मील हम लोग लेते हैं तो उसके 3 घंटे बाद हम एक्सरसाइज जी बिल्कुल कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा मैडम, आपको ऐसा बताया गया है कि काफी स्टडीज ऐसे है जिसमें बच्चे और बूढ़ों को ज्यादा रिस्क है जी कोरोना वायरस से, तो इस सिचुएशन में हम लोग उनके लिए क्या प्रिकॉशंस रख सकते हैं? सबसे पहले ये रिस्क क्यों है मैं ये बताऊंगी। जो बुजुर्ग है जैसे 50 प्लस या 60 प्लस जो है, उनमें काफी सारे अदर बीमारियां भी होती है, जैसे कोमॉर्बिड डिसीजेस हम लोग जो बोलते हैं वो होते हैं। जैसे हार्ट का डिसीज होता है काफी लोगों में, ब्लड प्रेशर होता है या शुगर की बीमारी होती है, डायबिटिक रहते हैं ये लोग, तो इन लोगों में चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं कि इजीली कोई वायरस उन पे अफेक्ट करे, और ड्यू टू स्ट्रेस, ना कि बिकॉज ऑफ वायरस, अदर जो डिसीजेस है वो एक्टिव हो जाते हैं और उस वजह से उनकी बीमारियां और ज्यादा बढ़ती है। तो ऐसे समय में जितने बुजुर्ग लोग घर में हैं वो नॉर्मल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, अपना प्रॉपर डाइट रखें, वॉकिंग करें जितना हो सके उतना, और घर से बाहर ना निकले। अब रही बात बच्चों की, तो बच्चों का इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन जैसे अभी बहुत छोटे बच्चे हो गए 2 साल के नीचे, वो सिम्टम्स बता नहीं सकते हैं। अगर वायरस उन पे अफेक्ट हो भी जाता है तो वो बता नहीं सकेंगे कि हमको ये तकलीफ हो रही है। सो इस केस में भी हमको बच्चों का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। हम लोग ध्यान रखें कि कोई भी बाहर से अंदर आ रहा हो तो उनको बाहर ही हम लोग रखें, बाहर ही सैनिटाइजर वगैरह दें, हैंड वॉश करने रखें, या बाहर घर का कोई व्यक्ति बाहर से कोई सामान लेके आ रहा है तो मेक श्योर कि आप वो सामान भी बाहर रख रहे हो, और बूढ़े और बच्चों के पास वो डायरेक्टली बाहर से जब अंदर आ रहे हैं तो बच्चों और बूढ़े के पास ना जाए। मैडम ऐसी सिचुएशन में जैसे बारिश काफ़ी होगी बाहर और हम लोग बाहर से कुछ सामान लाते हैं, तो वो उसका कैसे ध्यान रखें, उसका ख्याल कैसे रखें, वो सामान डायरेक्टली अंदर ले, जैसा मतलब हम लोग जब धूप थी तो हम धूप में 2 दिन रख देते थे और घर में ले लेते थे, अब सामान हम लोग बाहर नहीं रख सकते, तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करें? इस सिचुएशन में आप सर्फ का पानी जो होता है उसमें हम वो सामान को डाल के निकाल सकते हो। जैसे आजकल सारी चीजें पैक्ड आती है, सील्ड पैक्ड आती है, तो वो सामान हम लोग डायरेक्टली पानी में डाल सकते हैं, पानी में डाल के निकाल सकते हैं। रही बात सब्जियों की, तो कच्ची सब्जियां आप ना खाएं। जैसे बाहर से आप कोई सब्जी ला रहे हो, उसको सोडे के पानी में आपने वॉश कर लिया है, तो कच्चा सेवन ना करें, उसको उबाल के खाएं।
अच्छा, इस सिचुएशन में मैडम कौन सी सब्जियां खानी चाहिए और कौन सी नहीं खानी चाहिए रेनी सीजन में? रेनी सीजन में आप हरी पत्तियां का सेवन ना करें, ठीक है। उसके अलावा आप टमाटर, आलू जैसी चीजें हैं वो आप, भिंडी वगैरह सब यूज कर सकते हो। हरी पत्तियां जिसमें बहुत जल्दी कीटाणु फैल सकते हैं वो चीजें आप अवॉइड करें। मैडम हम लोग को और एक क्वेश्चन ऐसा रहता है कि जैसे काढ़ा जो बताया गया है, वो काढ़ा कुछ लोग ने बाहर से खरीद के लाया है, कुछ लोग घर पे बना रहे हैं, तो एक्चुअल उसका कौन सा फॉर्मूला है, या काढ़ा अपने जो आयुष मंत्रालय ने दिया है वही पीना है, या उसका कुछ स्पेसिफिक ऐसा कुछ है? काढ़ा में जो है वो बेसिकली तुलसी, अदरक और चाय की पत्ती, ऐसी सारी चीजें भी यूज होती है। सो काढ़ा जो आप बोल रहे हो वो सिर्फ अपनी इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करने के लिए है, ठीक है। सो वो अगर आप घर में बनाते हो तो भी चलेगा। कच्ची हल्दी जो होती है, जो साबित हल्दी जो आती है, सेम लाइक जिंजर जो रहती है, वो भी हम पीस के उसमें डाल सकते हैं। सो हम घर में बनाते हैं तो भी चलेगा। कंसेप्ट ये है कि हमको इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करना है, तो चाहे आप वो घर पे बनाओ या आप बाहर से कोई अगर सैशे मिलता है और आप बना रहे हो तो वो भी कर सकते हो। तो मैडम इस सिचुएशन में जैसा आपने बताया, एक्सरसाइज भी हम लोग कर सकते हैं, काढ़ा पी सकते हैं, लेकिन जैसा वो जो होम्योपैथी के आपने बताया है आयुष मंत्रालय में, तो वो कितने परसेंट सच है या कितने परसेंट उसके मतलब मिथ है? जो आप बोल रहे हो अर्सेनियम एल्बम 30 जो होम्योपैथिक दवाई आई है, टू बी फ्रैंक आई एम नॉट होम्योपैथिक डॉक्टर, बट रिसर्च के हिसाब से डेफिनेटली वो भी इम्यून सिस्टम बूस्टअप के लिए दी गई है। बट होम्योपैथिक दवाई जब हम बनाते हैं तो हर एक की हिस्ट्री और हर एक चीज के अकॉर्डिंग बनाते हैं, तो एक प्रॉपर फॉर्मूला लेके उन्होंने ये चीज बनाई है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि वो इफेक्टिव नहीं है, बट कहीं ना कहीं दैट हेल्प्स इन साइकोलॉजिकली अपने को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि बाबा हमने अर्सेनियम एल्बम 30 खाया है तो हम स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं और हमें कुछ नहीं हो सकता है। तो ये उस लेवल में भी आ सकता है। इस सिचुएशन में हमने हमारी साइकोलॉजी को भी स्ट्रॉन्ग रखना है। यस डेफिनेटली, हमारी साइकोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग रहना जरूरी है। मैं आपको बताना चाहूंगी, अकॉर्डिंग टू WHO 80% ऑफ जो अफेक्टेड पेशेंट्स थे वो विदाउट मेडिकेशन ठीक हुए हैं। यानी अगर हम खुद को स्ट्रॉन्ग रख रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि नहीं ये अगर हमें हो भी गया तो हम खुद से ट्रीट कर लेंगे उसको, तो डेफिनेटली ये हो सकता है। और सिर्फ 20% लोग जो है उनको सीवियर ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकता है, जिनको वेंटिलेटर की गरज पड़ सकती है या मेडिकल केयर की जरूरत रहती है। मैडम जैसे आप एंटीनेटल और पोस्टनेटल के ट्रेनर हो जी, तो इस दौरान प्रेग्नेंट लेडी इसने कैसे प्रिकॉशंस लेने चाहिए, आप थोड़ा गाइड कीजिए। यस डेफिनेटली, प्रेग्नेंट अगर है कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा रिस्क पे है, क्योंकि इट्स वन ऑफ द रिस्क फैक्टर कि अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आप पे बहुत जल्दी अफेक्ट होगा और अल्टीमेटली आपके बेबी पे भी अफेक्ट होता है। तो ऐसे में आप घर से बाहर ना निकले। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपको अगर डॉक्टर के पास भी जाना है तो प्रॉपर अपॉइंटमेंट, आप प्रायर अपॉइंटमेंट ले लें और मेक श्योर कि जब आप वहां जाओगे तो कोई और अदर पेशेंट वहां पे ना हो। और काफी एक्सरसाइजेस होते हैं जो हम लोग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी करते हैं, वो एक्सरसाइजेस करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो एक्सरसाइजेस एंड डाइट के साथ आप खुद को मेंटेन रख सकते हो। कि मैडम अलग अलग कोर्सेज ऑनलाइन चला रहे हैं, उसकी भी लिंक, उसका भी जो फॉर्म है हम लोग आपको फेसबुक के माध्यम से शेयर करेंगे। और आज का प्रोग्राम हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।